जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ओबरा के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास से एक बार फिर से ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन हो सकेंगे। इसके लिए हम ओबरा थर्मल प्रबंधन को थैंक यू करते हैं, उनका बार बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसका श्रेय उन्हें बखूबी जाता है। उनके प्रयास से ही शासन स्तर पर बैठे हुए अधिकारी, शक्ति भवन के उच्चाधिकारी इस बात के लिए राजी हो सके कि ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में सत्र 2022-23 में प्रवेश लिया जाएगा। यह तो सुखद सूचना रही। हम बात करते हैं कल की। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज की गौरवशाली परंपरा रही है जो किसी छिपी नहीं। अब हम बात करते हैं आज की। 60 और 70 के दशक में थर्मल परियोजना ओबरा में स्थापित हुई। उसी समय ओबरा नगर में विस्तार हुआ और सन 64 में राजकीय जूनियर हाई स्कूल के रूप में ओबरा कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें विस्तार हुआ और वह आज के तारीख में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से चल भी रहा है। 14 जनवरी सन 2000 की तारीख उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रही, विशेषकर बिजली के क्षेत्र में। इसी दिन राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ और इसे कई खंडों में विभक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जिम्मे बिजली उत्पादन से लेकर के जहाँ जहाँ इनके केंद्र रहे, शक्ति के केंद्र रहे, जहाँ से बिजली उत्पादन होता रहा, वहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था थी इनके जिम्मे आई। सवाल ये उठता है कि जब राज्य विद्युत परिषद था तो जो भी खर्चे होते थे, चाहे वह वितरण का क्षेत्र रहा हो, चाहे पारेषण का क्षेत्र रहा हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र रहा हो, सबकी भागीदारी हुआ करती थी। पर जब विघटन हुआ तो शिक्षा और चिकित्सा जैसे सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी उत्पादन निगम के जिम्मे आ गई। हम आप जानते हैं कि प्रारंभ में जो कोशिशें हुई थी उनकी सद्भावना यह थी कि हमें जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी है। अब नौकरी मिलना मुश्किल है। 60 और 70 के दशक में जैसा लोग बताते हैं, लोगों को खोजा जाता था, इवन उनसे आग्रह किया जाता था। यहाँ तक लोग कहते थे कि लोगों को पकड़ के ले आते थे कि चलो नौकरी कर लो। इतना सहज था। अब समय आ गया कि इतना ज़्यादा बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी के चलते अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नई नियुक्तियों पर, आप देख ही रहे, उत्तर प्रदेश में फिलहाल पेंशन पर रोक लगा दी गई है। अर्थात जिन क्षेत्रों की जो उत्पादन क्षमता है, निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उससे जो लाभ मिलेगा उसी के आधार पर अब विविध परियोजनाएं चलाई जाएंगी, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो। अब यहाँ पर हम अपने यूट्यूब के दर्शकों को बता दें कि ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन है। विशेषकर विगत 4-5 वर्षों से हम देख भी रहे हैं कि जब भी किसी उत्पादन निगम के उच्चाधिकारी का दौरा होता है तो यह बात बार बार उठती है, जो मुझे लगता है कि शासन की मंशा है, उसके अनुरूप उनके द्वारा कहा जाता है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम का जो उद्देश्य है या जो कार्य है वह है बिजली का उत्पादन करना, न कि शिक्षा व्यवस्था देखना। हालांकि इस बात से हम 100% सहमत नहीं हैं, फिर भी जो परिस्थितियां हैं लोगों को हम उससे अवगत करा रहे हैं। नई परियोजनाएं स्थापित होती हैं सामाजिक दायित्व के तहत, चाहे वो सड़क हो या बिजली हो या फिर शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पेयजल हो, यह सभी सुविधाएं उन नई परियोजनाओं को देना होता है और इस पर सहमति जब बनती है तभी जाकर के नई परियोजनाएं स्थापित होती हैं। जन सुनवाई के दौरान इन सब बातों पर विशेष जोर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि 1964 में राजकीय जूनियर हाई स्कूल के रूप में आज ओबरा इंटर कॉलेज है, उसकी स्थापना हुई थी। यशस्वी श्रद्धेय स्वर्गीय कन्हैया पांडे प्रधानाचार्य हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में या उसके बाद भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ के बच्चों ने बहुत ही बेहतर किया। पिछले दिनों हमने बताया भी था गौरवशाली परंपरा के बारे में। यहाँ पर हम यह बात करते हैं कि पिछले दिनों अर्थात गत सप्ताह यह निर्णय लेना पड़ा था
वो चाहे जो भी परिस्थितियाँ रही हों, परिस्थितियाँ भी आप हम समझ सकते हैं कि लगातार शिक्षकों की कमी के चलते ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज में थर्मल प्रबंधन को यह महसूस होने लगा था, विशेषकर शक्ति भवन को, कि अब यहाँ पर एडमिशन लेना उचित नहीं है। एडमिशन लेंगे तो उन्हें पढ़ाया कैसे जाएगा, एक बात उठेगी और बात उठना लाजमी भी है। और यह बात काफ़ी प्रचार प्रसार में भी आई कि शिक्षकों की कमी के चलते अध्ययन अध्यापन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम व्यवहारिक बात करते हैं। ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज के जो शिक्षक हैं उन पर शिक्षा विभाग की नियमावली भी कार्य करती है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की भी नियमावली काम करती है। हम समझ सकते हैं और यह विसंगत भी हम कह सकते हैं कि एक विसंगत है कि शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में एक जैसे पदों पर अलग अलग वेतन और अलग अलग सुविधाएं समस्याओं को जन्म देती हैं। ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों को आवासीय सुविधा है, अन्य सारी सुविधाएं हैं और जो राजकीय विद्यालय हैं या फिर जो सवित्र विद्यालय है जिसको गवर्नमेंट ऐड देती है, पैसा देती है वेतन इत्यादि के रूप में, उन लोगों की तुलना में यहाँ के प्राध्यापकों और शिक्षकों का वेतन और सुविधाएं बेहतर है। ज़्यादा हम नहीं कह सकते, बेहतर हैं। सरकार स्वाभाविक तौर पर, वर्तमान की जो सरकार है वह फिजूल खर्ची पूरी तौर पर रोकना चाहती है। कंजूसी की बात तो नहीं करेंगे पर मितव्ययता का पालन कठोरता से करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि एक ही कार्य के लिए अन्य अन्य विभागों में अलग अलग वेतन सुविधाएं दी जा रही, तो आखिरकार हम यहाँ इतना क्यों दें। ये नकारात्मक बात हो सकती है ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज को चलाने में। हालांकि शिक्षकों की संख्या अब काफ़ी कम बची है। वो तो कहिए कि प्राइमरी और जो जूनियर हाई स्कूल इससे जुड़े हुए चलते थे, धीरे धीरे रिटायर होते गए और वहाँ के शिक्षक आकर के फिर इंटर कॉलेज में अपनी सेवाएं देने लगे, जिसके चलते ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज में आज भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। क्योंकि विभिन्न सेक्टरों में स्थापित जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनमें से महज 1 या 2 ही विद्यालय और चल रहे हैं, अन्यथा अन्य सारे विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। शिक्षक रिटायर होते गए, उनकी संख्या कम होती गई, लगातार शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं। शिक्षा के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षकों का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षार्थी प्रमुख रूप से होने चाहिए, तभी शिक्षा हो सकती है। उसके बाद ही हम यह बात कर सकते हैं अन्य संसाधनों की बिल्डिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बिल्डिंग हो पर शिक्षार्थी नहीं है, शिक्षक नहीं है तो वह कंप्लीट नहीं हो सकता। शिक्षा के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और प्रबंधन, अभिभावक अर्थात उनके माता पिता और अन्य संसाधन, इन सब की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाई जा सकती है। अन्यथा खींच तान के चलाना तो अलग बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यालयों में कुछ इसी तरह से हो रहा है। शिक्षार्थी, शिक्षक, अभिभावक और मैनेजमेंट के आपसी तालमेल के अभाव में किसी तरह से खींच करके शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। उन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ओबराय इंटर कॉलेज के लिए जो सुखद सूचना है कि सत्र 2022 और 23 के लिए न्यू एडमिशन कक्षा 6 और कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश देने पर सहमत बन गई है। यह शनिवार को अर्थात आज निर्णय लिया गया और इसे सोमवार को अर्थात 25 अप्रैल से क्रियान्वित कर दिया जाएगा। अर्थात ओबरा के आसपास और ओबरा के जो अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दिलाना चाहते हैं वह जाकर के एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। यह तो सुखद सूचना है, लेकिन इससे लगी हुई एक और महत्वपूर्ण सूचना है जिसको अभिभावकों को भी, विद्यार्थियों को भी और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी सोचना समझना होगा। हमारा जो आकलन है कि ओबरा, यह जो दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ कि अब ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का अस्तित्व ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। यह दुखद सूचना है। उसके पीछे जो कारण है उसके बारे में हम आप
से चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसका समाधान क्या है उस पर भी चर्चा होगी। लगातार विस्तारीकरण की बात हो रही है। ओबरा अ था, ओबरा बी भी है और ओबरा सी की भी स्थापना लगभग पूरी हो चली है। इससे बिजली उत्पादन निकट भविष्य में होने की पूरी संभावना है। ओबरा सी में 660 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं और पूरे प्रदेश में ऊर्जा विभाग के बाद अर्थात बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ओबरा के पास ही इतनी ज़्यादा पर्याप्त भूमि है जहां पर नई परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। सवाल ये उठता है कि 60 और 70 के दशक में जब ओबरा थर्मल परियोजना स्थापित की गई तो उस समय यहाँ पर जंगल, नदी नाला, पहाड़ और जंगली जीव जंतु ही हुआ करते थे या यहाँ के आदिवासी हुआ करते थे। दूसरा जो एक और पक्ष है जो यहाँ के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं पर जो बाहरी आए उनके लिए उपयुक्त है। जैसे जैसे नगर बसा, बाहर के लोग आए, यहाँ के लोगों में शिक्षा का अभाव था, उनकी ज़रूरतें थीं, कुछ अनुचित आदतें थी खाने पीने की, अज्ञानता थी जिसके कारण उन लोगों ने औने पौने दामों में अपनी ज़मीनें बेच दी और यहाँ से वे दूसरी तरफ मूव करते गए, चलते गए। जहाँ ओबरा आज है यहाँ पर मूल बसिंदे यहाँ के काफ़ी कम हैं, प्राय बाहरी ही है। इस कारण से यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था रही उस पर भी इसका असर पड़ा। चाहिए था कि जो यहाँ के मूल लोग हैं उनके हितों को प्रभावित किए बिना ही नई परियोजनाओं की स्थापना होती और डेवलपमेंट का काम होता। हालांकि वह समय निकल चुका है। अब हम बात करते हैं कि जब यह बातें इसलिए की जा रही थी आपसे कि उस समय पर्याप्त ज़मीन थी। जो लोग ओबरा के रहने वाले हैं या जिन लोगों ने ओबरा का दौरा किया है वे देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें पर्याप्त जगह के कारण और यहाँ के आवास पर्याप्त जगह के कारण काफ़ी जगह में बनाए गए हैं, अर्थात एक एक आवास को काफ़ी स्थान दिया गया है। अब वह चलने वाला नहीं है, वह 60 और 70 का दशक था। अब यह 2022 चल रहा है और इस समय की जो सरकार है, चाहे प्रांतीय सरकार है या केंद्र की सरकार, वह मितव्ययी सरकार है, फिजूल खर्ची के मूड में करता ही नहीं। और बेवजह खर्चा की तो बात ही मत करिए, कंजूसी का आरोप नहीं लगा सकते, पर मितव्ययी सरकार है। उसकी इच्छा है कि कम खर्च करके व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक सुव्यवस्थित किया जाए। हम ये कह सकते हैं कि सरकार का मूलतः काम खैरात बांटना ही है, पर वर्तमान की जो सरकार की कार्यप्रणाली है वह जहाँ जरूरत होगी वहाँ खैरात भी बांट रहे हैं, राशन इत्यादि बांट रहे हैं। इन परियोजनाओं को संचालित करने के लिए वे पूरी तौर पर फ्री में खैरात बांटने के मूड में नहीं है। यह अलग अलग विषय हो सकता है, लोगों का अलग अलग तर्क हो सकता है। पर ओबरा सी की स्थापना के बाद अब ओबरा डी प्रस्तावित है। ओबरा डी का अभिप्राय है कि जो लोग ओबरा से परिचित है जान लें कि पूरे ओबरा को कुल 10 सेक्टर में बांटा गया था, जिसमें से कुछ सेक्टर तो पूरी तौर पर अब समाप्त हो चुके हैं। वहाँ से लोगों की स्मृतियाँ भले ही जुड़ी हुई हैं, जैसे सेक्टर 7 हुआ, सेक्टर 6 हुआ, सेक्टर 5 हुआ, इसका अस्तित्व पूरी तौर पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसी क्षेत्र में ही ओबरा सी परियोजना की स्थापना हो रही है या लगभग पूर्ण हो चली है। अब ओबरा डी की बात हो रही है। ओबरा डी के अर्थात थर्मल परियोजना के विस्तारीकरण में अब इसके अलावा जो सेक्टर हैं वे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1। इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हीं सेक्टरों के मध्य में ही आपका ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, गांधी मैदान भी है, टीटीआई भी है और कस्तूरबा मार्केट इत्यादि ये सब क्षेत्र है। और इधर जब हम आते हैं सेक्टर 9 की तरफ तो वीआईपी गेस्ट हाउस भी पड़ता है। कुल मिलाकर के हम कहें कि जमीनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ओबरा समृद्धशाली है।
शक्ति भवन यानी शासन स्तर पर भी ओबरा पर विशेष निगाहें हैं कि यहाँ पर बिजली के क्षेत्र में बेहतर किया जा सकता है। दूरवर्ती यूट्यूब के दर्शकों को बता दूं, यहाँ की जो थर्मल परियोजना है वह अभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। हालांकि बार बार बीच में निजीकरण की बात आती है, पर तकनीकी कारणों से, क्योंकि जो नई परियोजना स्थापित हो रही है उसमें सरकारी धन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लग रहा है, तो जब तक ये थर्मल परियोजनाएं पूर्णतः चलने नहीं लगेंगी तब तक विक्रय की बात संभव ही नहीं। यह भी कारण हो सकता है। हालांकि निजीकरण की तलवार भी ओबरा थर्मल परियोजना पर लटक रही है, बस अवसर नहीं मिला, चाहे वह बसपा की सरकार रही या सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। जब ओबरा डी की स्थापना की बात चल रही है, अर्थात थर्मल परियोजना के विस्तारीकरण की, तो ऐसी स्थिति में जो हमने बताया सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 4, ये सारे सेक्टर प्रभावित होंगे, अर्थात जमी दोज हो जाएंगे, पूरी तौर पर समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इसी क्षेत्र के अंतर्गत ही ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, कस्तूरबा मार्केट भी, गांधी मैदान भी, स्वाभाविक है, टीटीआई भी है, तो सभी यह क्षेत्र जमी दोज होंगे। फिर से इन महत्वपूर्ण स्थानों को कहीं सेक्टर 9 या कहीं ऐसे स्थानों पर पुनः स्थापित किया जा सकता है जिनकी अत्यंत ज़रूरत है, और जिनकी ज़रूरत शासन को महसूस नहीं होगी तो हो सकता है कि उसकी स्थापना भी न करें। हमने जो बात बताई कि यह तात्कालिक रिलीफ है, जैसे कोई मरीज कोमा में है तो उसको ऑक्सीजन दे दिया गया है, लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें लगा दी गई, पर उसे अस्थायी नहीं माना जा सकता। तो तात्कालिक सुखद है, पर दूरगामी जो स्थिति देखने को समझने में आ रही है वह दुखद ही प्रतीत होती है। अब जिम्मेदारी बनती है जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विद्वत जन हैं, जो अधिवक्ता संवर्ग हैं, या जो विद्यार्थियों की पीड़ा से वाकिफ हैं, या जो नगर में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और तार्किक दृष्टि से बातें की जानी चाहिए। जैसे नई परियोजना जब स्थापित होती हैं तो नई परियोजनाओं के द्वारा जन सुनवाई के दौरान विविध आश्वासन दिए जाते हैं, क्षम शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेयजल, बिजली इत्यादि आदि की विविध सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। प्रशासन संवेदनशील है थर्मल परियोजना का, पर उस संवेदनशीलता का अभिप्राय यह नहीं है कि शासन के मंशा के विपरीत जाकर के वह कोई कार्य कर पाएगा। इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है। विविध जैसे जो जनप्रतिनिधि है, और ओबरा विधानसभा की सीट एसटी की है, माननीय यहाँ के विधायक आदरणीय श्री संजीव सिंह गौड़ जी हैं, जो मंत्री भी हैं, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस मसले को गंभीरता से लें और ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हुए उसके स्थायी समाधान की बात की जाए। ओबरा डी के विस्तारीकरण में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का जो क्षेत्र आने की प्रबल संभावना है, अगर वहाँ ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं चलाया जा पा रहा है तो उसके विकल्प के रूप में सेक्टर 9 में जो बहुत से ग्राउंड हैं, थर्मल परियोजना की ज़मीन है, वहाँ पर इसकी स्थापना इसी रूप में या किसी और के रूप में या जैसे भी हो, चाहे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में हो, इसकी स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग सचेत हों, तभी जाकर के यहाँ के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इस समस्या के निदान के प्रति अगर हम सब अभी से चिंतित नहीं होंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, अभी से उस पर प्रयास नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है और बद से बदतर हो जाएगी, और इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार भी होने की प्रबल संभावना है। एक बार फिर से हम थर्मल प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं, जिनके प्रयास से सत्र 2022-23 में प्रवेश फिर से लिया जाना संभव
हो पा रहा है। जय हिंद, जय भारत।